अच्छा, व्हाइट बोर्ड सेव नहीं किया था। प्रपंच बहुत है इसमें। प्रपंच, मैनी फेसेट्स, मैनी थिंग्स टू डू, उसको शुद्ध हिंदी में प्रपंच कहते हैं। हिंदी बेसिकली मुश्किल क्यों है? बिकॉज हिंदी जो है उसका संस्कृताइजेशन हो गया है। जो नॉर्मल हिंदी बोलचाल की होती है वो आसान होती है, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म्स यूज कर लेते हैं तो आप हिंदी के शशि थरूर बन जाते हैं। नहीं, शशि थरूर साहब जो इंग्लिश में काफी डिफिकल्ट वर्ड्स स्लैंग्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप बहुत ही प्योर हिंदी का इस्तेमाल करें। संस्कृत वर्ड्स बीच में आ जाते हैं, जैसे कि अवश्यम भावी, इसका मतलब क्या होता है? हाँ? इनएविटेबल, 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 इसका इंग्लिश वर्ड है इनएविटेबल, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, जो होना ही होना है, बाउंड टू हैपन। अवश्यम भावी, जो होना ही होना है। तो हिंदी जो है या कोई भाषा जो है उसमें जब आप जो है पंजाबी ले लीजिए ना, पंजाबी में बहुत सारे टिपिकल से वर्ड आते हैं। दरवाजे को पुआ कहते हैं तो पंजाबी में भी इस तरह के ट्रिकी वर्ड्स होते हैं ना। पुआ पेड़ दी, क्या है पुआ कहते, क्या कहते हैं? पुहा, पुहा। तो इस तरह के जो ट्रिकी वर्ड्स होंगे आपको वो सीखना पड़ेगा। ऑब्वियस है मेरी प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में उतनी अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज मैंने अभी बोला नहीं है बूहा। चलिए सुधार दिया, मेरी पंजाबी में सुधर गई। उस तरीके से पंजाबी में बहुत सारे ट्रिकी वर्ड्स हैं, नहीं? जैसे कि आप बोलियां जो बोलते हो, तो मेरे साथ हमारे साथ हॉस्टल में ना, वो आपने सुना होगा, एक सिंगर है काफी फेमस है पंजाब में, सतिंदर सरताज हुआ करते थे। हाँ, हमारे साथ हॉस्टल मेट ही थे हमारे। तो वो क्या करते थे कि बड़े ट्रिकी से ना, वो क्या कहते हैं उसको, बोलियां, टप्पे, टप्पे, समथिंग लाइक दैट, उस तरह के वर्ड्स वो काफी ट्रिकी से यूज किया करते थे। और वो शेरो शायरी बहुत किया करते पंजाबी में शेरो शायरी करते थे। तो वो काफी कुछ सीखा था उस टाइम पे, लेकिन अब धीरे धीरे करके वो सब फेड आउट हो गया, बिकॉज नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इतने ट्रिकी वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करते, है ना। पंजाबी अगर आप बोल भी रहे हो तो पंजाबी में बहुत नॉर्मल सी कम्युनिकेशन होती है। मेरा एक ड्राइवर था, वो उसकी पंजाबी बहुत आला दर्जे की थी, निर्मल जी। तो कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल गया। तो किसी भी भाषा में जब आप काफी ज्यादा डिटेलिंग में जाते हैं तो बहुत सारी परेशानी होती है, जैसे कि मैंने पुआ बोल दिया बुहा को। तो उस तरह से हर भाषा में इस तरह की जो है स्लैंग्स या लैंग्वेज या प्रोनाउंसिएशन की जरूरत हमें पड़ती है। तो खैर, हमने क्या पढ़ा था, बातें हैं उसके ऊपर। शाह आलम टू, शाह आलम टू क्यों फेमस थे? क्या काम किया था? कौन सी बैटल हुई थी? सेवनटीन 1761 टेन्योर क्या था उनका? शाह आलम टू का टेन्योर क्या था? देखिए, झगड़ा मत कीजिए, देखिए बात समझिए। देखिए चीज को समझिए, पहले चीज क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है यहाँ पे इंडिया में। अभी इंडिया की सिचुएशन ये हो रही है कि जो मुगल एम्पायर है वो कमजोर होता जा रहा है, और कमजोर हर एक नए एम्पायर के साथ वो और भी कमजोर हो रहा है। बहादुर शाह शुरू कर लीजिए, वीक हुआ, जहांगीर शाह आते आते और वीक हो गया, और फारूक शाह तक आते आते तो हमें ये भी दिखना शुरू हो गया कि जो किंग मेकर्स हैं वो कौन है। जैसे जहांगीर शाह में आप देखते हैं जुल्फिकार खान, फारूक शाह में आते आते आपको कौन दिखता है? सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। उसके बाद फारूक शाह के बाद आप देखते हैं किंग मेकर्स कंटिन्यूटी में चली जा रही है आगे तक, रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला जहर को काटने के लिए जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है किसी को नेगेटिव लगे, लेकिन सैयद ब्रदर्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक दूसरे ग्रुप की हेल्प ली। वो कौन थे? निजामुल मुल्क,
याद आया आप लोगों को? अब निजामुल मुल्क की हेल्प से उन्होंने सैयद ब्रदर्स को तो मरवा दिया, लेकिन निजाम जो थे वो भी परेशान हो गए, क्योंकि जो बादशाह थे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो छोड़िए, किसी भी तरह की स्किल नहीं थी। जो आदमी सिर्फ लग्जरी में रहना चाहता है वो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो किसी के लिए भी सही नहीं है, वो किसी के लिए भी सही नहीं है, अपने लिए भी सही नहीं है, अपने लोगों के लिए भी सही नहीं है, और वो किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठ भी नहीं सकता। तो यहाँ पे मोहम्मद सारंगीला हमें ऐसा इंसान दिख रहा है जो 24 घंटे बस ऐशो आराम में ही रहना चाहता है। वो कोई भी मेहनत, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे आगे उसका एम्पायर, उसका जो सिस्टम है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी आर्मी है, मजबूत होती जाए। देखिए, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप चाहे किसी भी पोजीशन में बैठे हुए हैं, एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप इंप्रूव नहीं करेंगे तो भी आप पीछे ही जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि अगर आप रुक गए और बाकी लोग चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप पीछे जा रहे हैं। भले ही आप पीछे ना जा रहे हो, लेकिन आगे दूसरे लोग जा रहे हैं तो आप पीछे हो ही जाओगे। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि हमने कल मेहनत की थी तो उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट कल मिलेगा। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही एग्जांपल्स आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी एम्परर्स थे वो सिर्फ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं ऐसे इनकैपेबल, और उनको लगता है कि वो चालाकियां करके अपने पोजीशंस को बचा सकते हैं। चालाकियां से कोई भी ग्रोथ नहीं मिलती, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। चालाकी से आप उसको हासिल कर भी लोगे तो उसे अपने आप संभाल नहीं पाओगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, चालाकी नहीं चलती, चलता है सिर्फ हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क नजर आता है। चालाकी में आपकी कमजोरियां साफ तरीके से दिखाई देती है। तो यहां पे ये लोग चालाकियों पे बेस्ड है, चालाकी कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के दांव पेच लगा रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे जरूरत किस चीज की थी? यहाँ पे जरूरत थी मेहनत की, डेडिकेशन की, अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ने की। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, उसके लिए काम करना पड़ता, उसके लिए नींद त्यागना पड़ता। वो करे कौन? मेहनत करना आसान थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे आपको ये सारे ही एम्परर्स इनकेपेबल ही दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जिसका जो प्रेडेसर है वही इनकेपेबल है, तो आगे आने वाले तो ऑटोमेटिकली इनकेपेबल होंगे। उनके सामने एग्जाम्पल किसका है? उनके पहले वालों का है, कि उन्होंने इतनी अयाशियां की, इतने पैसे किए, उनके इकट्ठे किए, ये किया वो किया, वो वही आगे फॉलो करे जा रहे हैं। यहाँ आइस ब्रेक करने की जरूरत थी। इससे ये भी एक चीज प्रूफ होती है कि जरूरी नहीं कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने अच्छे ही काम किए हों, ये जो परंपराएं चल रही हैं वो अच्छे ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी परंपरा है, जो भी ट्रेडिशन है, वो सही है या नहीं है, उसको नाप तोल के माने। ठीक है? तो शाह आलम टू हमें क्या दिखाई देता है? एक ऐसा इंसान जो पेंशन पे आ गया। किसके पेंशन पे आ गया? पहले मराठों के पेंशन पे। ठीक है ना? शाह आलम टू के बारे में क्या कहते हैं? उसको भगोड़ा बादशाह कहते हैं। इसकी हिम्मत नहीं थी कि अपने वजीर के डर से ये दिल्ली नहीं जा रहा, ये इलाहाबाद के नजदीक कारा से अपना शासन कर रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो राजा थे उसको इनके वजीर ने अंधा कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था। वो वजीर जो था इमादुल मुल्क, वो वजीर मराठों से हेल्प ले रहा था। तो इसके अंदर इतना खौफ हो गया था कि ये दिल्ली जाना ही नहीं चाहता था, और अल्टीमेटली आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों से भी हारे, इनकी दुर्दशा हुई, पूरा का पूरा बंगाल प्रोविंस इनसे निकल गया, है ना? पूरा का पूरा बंगाल प्रोविंस इनसे निकल गया। और बंगाल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा अब इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि हमने कल ये लेटर मुगल्स खत्म कर लिया था, मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूं आपको। अब शाह आलम टू है, शाह आलम टू के बाद कौन आया? नहीं, शाह आलम टू के बाद अकबर शाह टू, और अकबर शाह टू के बाद बहादुर शाह जफर। अकबर शाह टू का एक ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। यही एक है। क्यों दिया था? ताकि राम मोहन रॉय इंग्लैंड जा रहे हैं तो वो जाकर के बादशाह की पेंशन है उसको बढ़ाने के लिए वहां पे एप्लीकेशन दे दे पार्लियामेंट में, उसके लिए देख रहे थे। जी शुक्र थी, थैंक यू।
1759 टू इन्होंने 06 लिख दिया है, 2006 मान लू मैं, चलिए कोई बात नहीं। और बहादुर शाह जफर के टाइम पे क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवोल्ट इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? उसके कई सारे कारण हैं। क्या आप डाल सकते हैं प्रकाश इसमें? रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? यस, वेरी गुड पॉइंट। मार्क द एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी। और एनीथिंग एल्स? सेवन के रिवोल्ट से प्रोविंशियल पावर के राइज का क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा बताइए। प्रिंसली स्टेट्स कह रहे हैं आप, क्योंकि अंग्रेजों ने पॉलिसी चेंज कर ली ना कि वो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। आप ये पॉइंट रेज करना चाहते हैं? क्राउन रूल एस्टैब्लिश्ड, वेरी गुड। और क्या हुआ? ब्रिटिशर्स की चेंज ऑफ पॉलिसी यहां पे होती है, आपको दिख रहा है। चेंज ऑफ पॉलिसी क्या है कि वो रिलीजन के ऊपर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। स्टेट्स को क्या कहा गया है? एक बेसिकली आप समझ लीजिए ब्रेक वाटर इन द स्टॉर्म। जैसे कि जो पोर्ट्स बनते हैं, तो पोर्ट्स जो होते हैं, समुद्र का जो लहरें होती है वो पोर्ट के अंदर ना जाए उसके लिए एक बैरियर्स बनाया जाता है, बैरिकेड बड़े बड़े, ताकि उसमें से पानी अंदर ना आ जाए जब हाई टाइड्स आते हैं समुद्र में, तो उसको ब्रेक वाटर कहते हैं। तो ब्रेक वाटर इन द स्टॉर्म किसने कहा था? वायसरॉय ने कहा था, गवर्नर जनरल ने कहा था। क्यों कहा था? बिकॉज उनको ये समझ में आ गया था कि यही प्रिंसली स्टेट्स थे जिनकी मदद से अंग्रेज दोबारा से अपना रूल एस्टेब्लिश कर पाए। और अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई थी कि इंडिया में अगर रूल करना है तो जो गर्दन है इंडिया की, जो दिमाग है, उसको कंट्रोल में करना होगा। और वो कौन थे? जमींदार, एजुकेटेड क्लास और किंग्स, प्रिंसली स्टेट्स। अगर ये तीन अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे तो कॉमन मासेस को लीडरशिप मिलेगी ही नहीं, और कॉमन मासेस को लीडरशिप नहीं मिलेगी तो वो रिवोल्ट के बारे में सोच ही नहीं सकते। डिसकंटेंट, डिससेटिस्फेक्शन कितना भी रहे, जब तक आप यूनाइटेड नहीं है, आप रिवोल्ट, रेबेलियन या इस तरह के मूवमेंट की बात सोचते ही नहीं है। ठीक है? लीडरशिप क्या करता है? सिर्फ आपके डिससेटिस्फेक्शन को एक डायरेक्शन देता है। आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, लेकिन लीडर जब आएगा तो क्या कहेगा कि ये सब दुखी हैं, इनकी सोल्यूशन क्या है? सरकार से मांग है। तो सरकार से जब मांग रखेंगे, सरकार प्रेशर में आएगी, और प्रेशर में आने के बाद आपकी मांगों को माना जाएगा। तो यहाँ पे लीडरशिप का काम यही पे है कि आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना, आपको ट्रेनिंग देना और सही डायरेक्शन में उसको लेके जाना। आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ प्रोविंशियल पावर्स। तो मैप देखें उस टाइम का। क्या हो गया? दिख रहा है सबको?
जी देखिए क्या लिखा हुआ है, पंजाब, ये क्या है, ऊपर से देखते हैं पहले, दिख रहा है सबको अभी, ये क्या है, NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पंजाब आ गया। पंजाब में याद रखिए ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों का पंजाब है। पार्टीशन में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को झेलना पड़ा, जो सबसे फर्टाइल टेरिटरी थी वो चली गई। क्यों झेलना पड़ा पंजाब को? पंजाब के लोग हैं, बताइए, ये सवाल आपके सामने बार बार पूछा जाएगा, क्यों झेला गया पंजाब को ये दर्द? एक ही कारण है, किसी चीज का कारण रिलीजन और पैसा ही होता है। इसका और भी कारण है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने वाले लोग बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको ये अच्छे से पता था कि अगर वो इंडिया के साथ मिल गए तो इंडिया में सोशलिज्म आने वाला है, और इंडिया में सोशलिज्म आएगा तो उनकी जो जायदादें हैं उनसे छीन करके छोटे किसानों को दे दी जाएंगी, जमींदारी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उन्होंने पंजाब बनाने का निर्णय लिया। उससे पहले मुस्लिम लीग इतना एक्टिवेटेड नहीं था। ये फाइनेंस किया उन लैंडलॉर्ड्स ने, बड़े बड़े जो अभी भी पंजाब में हैं, पाकिस्तान वाले पंजाब में बड़े बड़े जमींदार, जिन किसी के पास 10,000 एकड़ है, किसी के पास 15,000 एकड़ है, किसी के पास 100 गांव है, किसी के पास 200 गांव है, अभी भी वो लोग हैं। और यही पंजाबी कम्युनिटी है जो पंजाब में अभी भी रूल कर रही है, चाहे वहां की आर्मी हो, चाहे वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, किसी भी जगह पे आप देखेंगे यही पंजाबी कम्युनिटी वहां रूल कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल पावर भी है और लोगों का स्ट्रेंथ भी है। और इसी के कारण वहां के जो बाकी प्रोविंसेस हैं, चाहे बलूचिस्तान हो गया, चाहे सिंध हो गया, वो सभी अपने आप को अलग थलग मानते हैं। क्लियर? तो पंजाब या पाकिस्तान अलग करने के पीछे सिर्फ धर्म नहीं था, ये एक ऐसी सियासत थी जिसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक हिडन एजेंडा था। और धर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोग इग्नाइट हो जाएं और वो इस मूवमेंट से बढ़ चढ़ के शामिल हो जाए। और इस फाइनेंशियल इंटरेस्ट के कारण लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। तो कभी भी किसी पॉलिटिकल एजेंडा में आप अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो याद रखिएगा उसमें सिर्फ पॉलिटिकल या रिलीजियस एजेंडा नहीं होगा, उसके पीछे कोई ना कोई फाइनेंशियल एजेंडा जरूर होगा, जिसको आपको आंख खोल करके समझना चाहिए। क्लियर? इतिहास आपको इन्हीं चीजों के लिए तैयार करता है। और इतिहास में अगर सिर्फ आप नाम और डेट्स पढ़ रहे हैं तो इतिहास पढ़ना बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अब पंजाब स्टेट्स ही हैं, मतलब वो प्रोविंशियल स्टेट्स जो भंगी मिसल्स से निकले थे। कौन कौन से हैं? एक तो पटियाला हो गया, पटियाला रियासत, किसी को देख रहे हो? पटियाला रियासत नहीं है क्या? है? और नाभा और जिंद। उस टाइम पंजाब में ही था गुरुदेव। आगे बढ़ते हैं, भावालपुर पंजाब स्टेट में ही आता है, ये खैरपुर ये पंजाब स्टेट में आ रहा है, खैरपुर। हाँ, बलूचिस्तान स्टेट्स, बलूचिस्तान बलोच पाकिस्तान में, यहाँ पे भी लिबरेशन। ये सिंध, सिंध के जो आए हुए लोग उनको सिंधी कहते हैं, सिंधी स्वीट्स भी देखा है आपने, वो सिंध से ही माइग्रेटेड लोग हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ौदा स्टेट, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, ये ग्वालियर, सिंधियास, ज्योतिर्दत्त सिंधिया अभी भी है, वहां के राजा जो है। दिल्ली, रामपुर यूनाइटेड प्रोविंस, इसको यूनाइटेड, यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। नेपाल नदी चला गया, बनारस सेंट्रल इंडिया, ग्वालियर हो गया सेंट्रल प्रोविंस आ गया। ईस्टर्न स्टेट्स बिहार बंगाल, ये देखिए कुछ रियासत। नेपाल तो लगे, शुरू से लगे, नेपाल तो शुरू से लगे। नेपाल के साथ लड़ाई हुई थी और उनके साथ भी सब्सिडरी अलायंस काइंड ऑफ ट्रीटी हो गई थी, तो उसको एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उल्टा नेपाल के जो गुरखा रेजिमेंट है उसको इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया था।
तो ये बड़े खतरनाक वॉरियर्स होते हैं, गुरखास होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। हैदराबाद, कोल्हापुर, बॉम्बे, गोवा, मैसूर, कुर्ग, मद्रास, त्रावणकोर देख लीजिए, ये आपका नाम आएगा, याद रखना, त्रावणकोर स्टेट। इसी के कारण टीपू सुल्तान के ऊपर चढ़ाई की थी सभी रियासतों ने, क्योंकि इनके ऊपर जब अटैक किया था तो उनको लग गया था कि टीपू सुल्तान का भी टारगेट पूरे दक्कन में एक छत्र राज करना है। मद्रास, देखो सीलोन लिखा हुआ है इसमें, सीलोन मतलब श्रीलंका, ये देख लिया आपने। मारवाड़, अजमेर, राजपूताना। यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, क्या डिस्कस करेंगे? बंगाल। डरना जरूरी था, नींद आ रही सबको, नींद से मैं जगा रहा हूं सब, नहीं आ रही? किसी दिन पिज्जा पार्टी करते हैं, नहीं है? आप लोगों का लंच टाइम हो जाता है, तो मेरी क्लास के बाद ही खत्म होता है, तो मैं एक दिन क्या करूंगा, मैं पहले ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है, हमारी क्लास खत्म होगी, क्या खाएंगे। चलिए भाई, हैदराबाद एंड कर्नाटक से पहले हमें करना है बंगाल। हम्म, जी, क्या हो गया? हाँ, कर दे ऑर्डर आज, मौसम भी अच्छा है, बोलो जल्दी बोलो, अभी 12 बजे है, हम लोग जो है 10-15 मिनट तक ऑर्डर कर देते हैं, 10-15 मिनट में आ जाएगा, मिल जाएगा। चलिए भाई, बंगाल, जब आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना बंगाल के बारे में पढ़ते चलो। सबसे पहले बंगाल का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, बंगाल, बिहार, ये बिहार है ना, ये उड़ीसा का टेरिटरी, ये बंगाल, ये सारा, ये बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश ही है, ये सारा, ये टेरिटरी बंगाल। जब मैं कहूंगा यहाँ पे तो ये सारी टेरिटरी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सारा आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, तो ये बंगाल है, और उस टाइम का सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट है ये, प्रोविंस है ये, मतलब सबसे ज्यादा जो है धनी लोग व्यापार के मामले में हर तरह से आपको बंगाल में ही दिखाई देंगे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े व्यापारी। जगत सेठ का नाम सुना होगा, लोग कहते हैं ना तू कौन सा जगत सेठ है, वो एक सिख मर्चेंट थे, वही रहते थे बंगाल में। उस समय जितने व्यापारी थे पूरे इंडिया के बड़े बड़े, सब बंगाल में जरूर रहते थे, क्योंकि उनका बंगाल से ही ट्रेड था, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड इसी सी रूट से होता था, चाहे वो चाइना जाना हो, चाहे वो साउथ ईस्ट व्यापार करना हो, या कहीं भी जाना हो, सीलोन जाना हो, यहीं पे, क्योंकि नेचुरल जो पोर्ट्स थे बहुत कम थे, और सारा सारा व्यापार यहीं से होता था, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे काफी प्रोडक्शन थी, राइस की प्रोडक्शन काफी ज्यादा थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बंगाल है वो सबसे प्रॉस्परस स्टेट माना जाता है। तो आज पर क्या डिस्कस करेंगे हम, बंगाल की कहानी। तो क्या क्या नाम याद रखना है आपने, नाम कौन से याद रखने बंगाल में? वो तो टेरिटरी हो गया, नाम याद रखिए, मुर्शिद कुली, मुर्शिद कुली खान, याद रखिए नाम, अली वर्दी खान, और तीसरा नाम क्या याद रखना है आपने, बताइए? सिराज उद। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ये समझ नहीं सका कि धोखे जो है अपने ही देते हैं,
धोखा हमेशा अपनों से ही मिलता है, और अगर आपकी सावधानी हटी दुर्घटना कौन कब किस जगह पे आपको धोखा देगा ये पता नहीं चलता। और सिराजुद्दौला की कहानी इसी कहानी को दिखाती है। मुर्शिद कुली खान कौन है? मुर्शिद कुली खान जो है वो यहाँ के दीवान अपॉइंट किए गए थे। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। कब अपॉइंट किए गए थे? 1700 में। भाई ठीक है, 1717 में इन्हें गवर्नर बना दिया था। किसने? कौन थे उस टाइम पे मुगल बादशाह? याद नहीं है? कैसे याद करो? 1715 में किसको अरेस्ट किया था? उस टाइम कौन थे? तो इस टाइम पे भी याद आया ना? लिंकेज, हिस्ट्री में लिंकिंग करो। जो इंपॉर्टेंट डेट है अगर वो याद है तो उससे रिलेटेड चीजें याद हो जाएंगी। चलिए भाई, तो गवर्नर याद किया, लेकिन 1717 में एक और चीज हुआ था। क्या हुआ था? कभी भी डिसीजन, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, बहुत खुशी में या बहुत गुस्से में या बहुत गम में नहीं लेना चाहिए, उससे आपका बहुत नुकसान होता है। हर डिसीजन को आप क्या करो, जब आप बैलेंस्ड हो, शांत हो, तब लो। यहां पे क्या हुआ था, इसी का एक बेहतरीन नमूना है ये। हुआ क्या, मुगल फैमिली में, राजघराने में एक लेडी बहुत बीमार पड़ गई। उनका इलाज हो रहा था, वो ठीक नहीं हो रहे थे। काफी इलाज कराया, यूनानी पद्धति से, वैद्य, हकीम, आयुर्वेद, ये वो फलना ढेना जो उस टाइम अवेलेबल था, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तभी एक इंग्लिश डॉक्टर आए उनका इलाज करने के लिए, और उनके इलाज करने से वो जो लेडी थी वो ठीक हो गई। फारूक शियार बड़े खुश हो गए, और फारूक शियार ने डॉक्टर को कहा, जैसे कि उस टाइम के बादशाह कहा करते थे कि बताइए क्या चाहिए आप। वो डॉक्टर कितना शातिर रहा होगा, उसने कुछ और नहीं मांगा। उसने ये नहीं कहा कि मुझे जागीर दे दो, उसने ये नहीं कहा कि जी मुझे कुछ पैसे दे दो, हीरा जवाहरात दे दो। उसने कहा कि हुजूर मुझे बंगाल में फ्री ट्रेड करने का अधिकार दे दो। फ्री ट्रेड का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी आपको। कि कितने के एवज में? 3000 रुपया सालाना। एक फिर भी एक फीस तो लेंगे ना उसको, फ्री ट्रेड का। लेकिन एक कंपनी को दिया गया, इसको कहा गया दस्तक। क्या कहा गया? जो बाद में जितने भी नवाब थे उनका, उनके और अंग्रेजों के बीच के डिस्प्यूट का मेजर कारण ये दस्तक बना। क्यों मेजर कारण बना? क्योंकि दस्तक का ताकत हो और उसका मिसयूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ब्यूरोक्रेट के पास पावर हो और अपने लिए फायदे के लिए उसका इस्तेमाल ना करे, ऐसा संभव ही नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि वैसा ही है जैसे शहद आपके जीभ से निकले और आपको उसका टेस्ट फील ना हो। आप शहद को जीभ में रखें और टेस्ट फील ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है ऐसा? वैसे ही जिसके पास पावर है वो उसका अपने लिए इस्तेमाल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहली बात तो ये कि फारूक शियार ने जो ये फरमान दिया,
ये फरमान इंडियन व्यापारियों के लिए सुसाइडल था। नहीं, आप सोचिए, ये पेन है, अब ये पेन मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है, जिसमें उनका इनपुट कॉस्ट जो है, यानी कि इसको बनाने में जो पैसा लगा, मान लीजिए 60 रुपया है, 20 रुपया टैक्स लग गया, 20 रुपया प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 100 रुपए का हो गया। अब हर कोई इसको 100 रुपया या उससे ऊपर के प्राइस में बेचेगा, यही होगा ना। कोई 105 की बेच देगा, कोई 104 की बेच देगा, कोई 100 की बेचेगा, कोई 102 की बेच देगा। वो उसके ऑर्डर के ऊपर है कि आप कितना ऑर्डर करते हैं। मानिए कि अगर ये 100 रुपए का बिक रहा है, क्योंकि उसमें टैक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन एक व्यापारी को ये 80 रुपए का ही पड़ रहा है, कि उसे टैक्स ही नहीं देना, दस्तक का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो बाकी व्यापारी होंगे, वो जो बेचारे टैक्स दे करके आपसे काम कर रहे हैं, उनका सामान कौन खरीदेगा? तो बाकी व्यापारी भी आपके पास आएंगे और क्या बोलेंगे, हुजूर ये दस्तक मुझे भी दे दो। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह नहीं बढ़ाती थी, तनख्वाह बहुत बेसिक रखती थी, लेकिन उसके एवज में वो परमिट करती थी कि आप भी ट्रेड कर सकते हो, पर्सनल ट्रेड आप भी कर सकते हो। सोचो, जो ऑफिसर कंपनी के लिए दस्तक इशू कर रहा है, वो ऑफिसर क्या अपने पर्सनल ट्रेड के लिए दस्तक यूज नहीं करेगा? उसे करना क्या है, वो यही दिखाना है ना कि वो पर्सनल सामान नहीं है, कंपनी का सामान है। एक तरफ से कंपनी के नाम पे पहले ही जो स्टेट का रेवेन्यू है उसका लॉस हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी व्यापार करेगी तो बड़ा ही करेगी, उस पर वो टैक्स नहीं देगी, तो पहले तो उसका नुकसान हुआ। दूसरा, जो पर्सनल ट्रेड ऑफिसर कर रहा है उसमें भी वो टैक्स नहीं देगा, तो उसका नुकसान हुआ। तीसरा, वो दस्तक पैसे लेकर के इंडियन व्यापारियों को बेच देगा, तो नुकसान ही नुकसान होगा। सोचिए फारूक शियार ने क्या सोच करके ये फरमान जारी किया। उसका इलाज, उस लेडी का इलाज उस डॉक्टर ने किया था, कंपनी ने नहीं किया था। उसको पर्सनल लेवल पे कोई गिफ्ट मिलना चाहिए था। इस तरह का गिफ्ट मांगने वाला शातिर है, चालाक है, और उसका क्या मिसयूज होगा, और उसके कारण एक दिन मुगलों को बंगाल खोना पड़ेगा, ये फारूक शियार को समझ में नहीं आया। समझ में आया? क्लियर? 1717 में बन गए गवर्नर, और उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में शासन करते रहे। बस नाम का ट्रिब्यूट है सालाना, वो भेजते रहे, और नाम का मुगल नाम यूज करते रहे, क्योंकि उनको पता था कि कोई चाह के भी उनको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मुगल एम्पायर अब ताकतवर नहीं रहा। मैंने क्या कहा था कल, कि दुनिया में दो ही लोगों की कदर है, रिस्पेक्ट है। पहला, जो आपका कुछ बना सकता है, और दूसरा, जो आपका कुछ बिगाड़ सकता है। तीसरे की कोई कदर नहीं, कोई नहीं पूछता। क्यों? कुछ एक फैक्ट्स लिख लेते हैं। 1700 में दीवान बने, 1717 में गवर्नर बने, उसी टाइम पे गोल्डन फरमान इशू हुआ। इन्होंने क्या काम किया? सप्रेस्ड द रिबेलियन, ऑफ जमींदार्स, रिबेलियन ऑफ जमींदार्स। सीताराम राय, उदय नारायण,
सीताराम राय, उदय नारायण एंड गुलाम मोहम्मद. प्रॉब्लम क्या थी इन जमींदारों की? ये जमींदार अपने आप को लोकल किंग समझते थे, यानी गवर्नमेंट या जो नवाब थे उनकी अथॉरिटी को वो चैलेंज करते रहते थे. ना ही हिसाब किताब ढंग से भेजते थे, ना ही वो जो पैसा रेवेन्यू है उसका हिस्सा दिया करते थे. और इनसे कुछ अगर कुछ कहा जाए तो ये रिवोल्ट कर देते थे और ये डर दिखाते थे कि जितने भी किसान हैं, गांव वाले हैं, वो सब हमारे साथ हैं. इनको दबाने की जरूरत महसूस हुई और इनको अल्टीमेटली दबा दिया गया. किसी को बुलाएंगे प्लीज. नहीं, नीचे से कोई भी लड़के को बुला लो, मैं नीचे भेज दूंगा ना अंकित के पास. ये चल भी रहा है. (1727) इनकी डेथ हो जाती है. लेकिन उससे पहले इन्होंने कई सारे और भी रिफॉर्म किए. जैसे एक काम करो, अंकित को ये मेरा फोन दे दो और उसको बोलो कि जोमेटो से ना पिज्जा ऑर्डर कर दे. ये ऑर्डर कर देना, टाइम लगेगा इसमें ना, हमारा टाइम वेस्ट. मैं आपको क्या लगता है कि नॉन सीरियस हूँ? 1 2 3 4 5 6 8 कर दो जी. तो क्या था यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. स्लाइसेस आप एक सिंगल सिंगल नहीं खाओगे, छोटे बोले होते, फिर लंच ही हो जाएगा. हा? ज्यादा हो जाएगा. कितने मंगा दूं फिर? मीडियम मंगा दूं, 2 सबके हो जाएंगे. प्रवीण, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा वो अंकित के पास. आप इनसे पूछ लीजिए. या तो चलिए मैं एक बार इसको होल्ड कर देता हूँ. इनसे पूछ लीजिए कि कितने ऑर्डर करना है.